सी आज पहले हम एक्सप्लोर करेंगे इस फॉर्मूला को कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें करनी है। ठीक, इसके दूसरे फॉर्मूलाज पे, इसके रिलेशनशिप के दूसरे फॉर्मूलाज पे कल हमने क्वेश्चन किए थे। आज हमें इस पर्टिकुलर चीज को पकड़ के चलना है। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। आपको दे दिया गया, ये कह दिया गया फाइंड द internal energy change in combustion of methane, if its enthalpy change is minus 1600 kilojule, ठीक, पर मोल, minus 1600 kilojule पर मोल, ठीक, at number 1 298 केल्विन और नंबर 2 373 केल्विन। देखो बेटा, ये जो तुम्हें क्लियर करना चाह रहा हूं, ये अदरवाइज लोग क्लियर नहीं करते, और जब बच्चे क्वेश्चन करते तो उनसे इससे गलती हो जाती है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी तरह की गलती करें। देखो बेटे, पहले से क्लियर करके चलते हैं। हमें यहाँ पे डेल्टा यू निकालना, डेल्टा एच गिवन है, पर किसका दे रखा है? कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबशन की पहले इक्वेशन बनाएंगे। मीथेन की कंबशन होगी CH4 which is gaseous plus oxygen which is also gaseous, giving us carbon dioxide which is gaseous plus C। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, पर जब भी किसी रिएक्शन में वाटर हो तो टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी होता है। ये एज सच कोई बताता नहीं, मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं। क्योंकि अगर टेम्परेचर 373 से नीचे हुआ तो यहां जो वाटर बनेगा बेटे वो लिक्विड होगा। वो क्या होगा? लिक्विड होगा। समझ में आई बात? अब हमें ये तो बोल दिया है कि डेल्टा एच इस रिएक्शन का माइनस 1600 किलो जूल पर मोल है, यानी इसके एक मोल को जलाएं तो डेल्टा एच कितना है? 1600। हमें पूछा है डेल्टा यू कितना है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अगर इससे मैं डेल्टा यू निकालूंगा तो डेल्टा यू आएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब सबसे पहला काम यहां पे होगा कि हमें डेल्टा एन जी निकालना है। अब डेल्टा एन जी क्या होगा बेटा? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेस। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस फेस में देखने सिर्फ, बेटा इस रिएक्शन में कितने हैं? ओनली 1, क्योंकि वाटर बीइंग लिक्विड, लिक्विड नहीं लेना है, सिर्फ गैस का फॉर्म लेना है। माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है बेटा हमारे पास? 1 मोल गैसियस ये है और 2 मोल गैसियस ये है, तो टोटल मिला के मोल कितने हो गए? 3। तो बेटा यहाँ 3 आ गया। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? -2। कितनी आ गई? -2। यहाँ पे माइनस प्लस साथ में लेना है हमने। क्लियर? तो अब हम इसमें पुट करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 1600। यहां पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आई? -2। आर की एसआई वैल्यू क्या होती है? 8.314। टेम्परेचर ऊपर 298 केल्विन दिया है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि बेटे ये वैल्यू मैं किलो जूल में ले रहा हूं, और अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो किसमें आएगी? जूल्स में। या तो मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं
और यहां फिर इसको डिवाइड बाय 1000 करके किलो जूल्स में कन्वर्ट करूं। तो डिवाइड बाय 1000 क्यों किया है बेटा मैंने यहां पर, ताकि ये वाली वैल्यू किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज आर की वैल्यू किसमें है, जूल्स में है। या तो मैं इसको जूल में कन्वर्ट करता या इसको किलो जूल में कन्वर्ट करता, यूनिट्स तो सेम रखता ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आगे वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली प्लस आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो क्लियर। बट इसी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो एट 373 केल्विन, फर्क देखिएगा क्वेश्चन में कितना फर्क पड़ जाता है। इक्वेशन वही है, मीथेन विच इज गैसियस प्लस 2 ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो गैसियस गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैसियस। नाउ यहां पे 2 वाटर बने लेकिन टेम्परेचर 373 दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा उस समय ये कैसा होगा, गैस होगा। ये गलती 99.9% बच्चे करते कि उनको पहले बताया ही नहीं होता। आपको मैं लाउड एंड क्लियर करके चल रहा हूं, कभी भी वाटर अगर रिएक्शन में होता है तो टेम्परेचर पे पहले नजर डालिएगा। अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा तो वाटर को गैस लेना, और अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो तो उसको लिक्विड ले लेना। इससे फर्क क्या पड़ा, बहुत ज्यादा। यहां पे 1 मोल ये 2 मोल ये, तो रिएक्टेंट के यानी NR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं। और यहां पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल 1, वाटर के अब गैसियस है 2 मोल, तो यहां पे NP भी कितना आया, 3। तो जब NP और NR बराबर होता है तो डेल्टा NG 0 होता है। सो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होती है। सो इसका आंसर 1600 किलो जूल ही आ गया। देखो बेटे, टेम्परेचर चेंज करने से आंसर पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होता है। बोलो कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। नोट कर लिया सभी बच्चों ने, आगे चले अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिफरेंस इन heat of combustion of benzene at constant pressure and at constant volume at 298 केल्विन। ठीक है, हमें हीट ऑफ कंबशन का डिफरेंस पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है बच्चे, और हमारे पास दिया है बेंजीन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीन, क्या होता है बेटा बेंजीन? बेंजीन होता है C6H6। अब बेंजीन लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है कि गैस होता है? ऑब्वियसली बेंजीन लिक्विड होता है। अगर आप अपना हाइड्रोकार्बन याद करें तो आपको ये बताया गया था कि पहले हाइड्रोकार्बन्स में पहले 4-5 जो होते हैं वो गैस होते हैं, 5 कार्बन से ऊपर लिक्विड होते हैं, 17 कार्बन से ऊपर सॉलिड होते हैं, और बेंजीन तो वैसे ही क्या बताया गया था, लिक्विड। ठीक, अब आगे फर्दर हमारे पास इसमें ऑक्सीजन लगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। बेटे किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। नाउ दिस इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है और इसके स्टेट्स लिखना भी बहुत जरूरी है। सी, यहां पे 6 कार्बन थे तो यहां 6 लिखूंगा, ठीक है। यहां हाइड्रोजन 6 थे तो यहां 3 लिखूंगा, ठीक है जी। नाउ ऑक्सीजन हैज टू बी बैलेंस। ऑक्सीजन यहां पे 6 × 2 12 और 3 15, तो बेटे यहां मैं 15/2 लिखूंगा कि नहीं? यहां 15/2 लिखूंगा। अब मुझे पता है ये गैसियस है बेटा,
ऑक्सीजन हमेशा गैसियस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है, और फटाफट से बता दो वाटर लिक्विड किस गैस, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है तो वाटर शुड बी टेकन एज लिक्विड। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा जो था, हम ये जानते थे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है। आपको पिछले कल मैंने पढ़ाया कि डेल्टा एच जो होता है उसको बोलते क्यूपी, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू जो होता है उसको बोलते हैं क्यूवी, दैट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी होता है कि नहीं? ठीक, हमें ये डिफरेंस ही निकालना था। अब बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी इज एनपी माइनस एनआर, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। बेटे यहां पे प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 6 हैं। ठीक है जी, और रिएक्टेंट में गैसियस मोल, बेटे हमें सिर्फ गैसियस मोल देखने होते हैं, हमें सॉलिड या लिक्विड नहीं देखने होते। तो गैसियस मोल कितने हैं बेटा यहाँ पर? 7.5, 15/2 क्या होता है? तो डेल्टा एनजी की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वो आई -1.5। गॉट इट और नॉट? अब हमें तो ये डिफरेंस ही निकालना था, तो -1.5 आर की वैल्यू बचपन से जानते हो 3.14 होती, टेम्परेचर 298, तो आंसर निकल गया जूल्स में। ये आंसर सीधे किस में आएगा? जूल्स में। अगर किलो जूल करना चाहते थे डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, पर करना किसको? किलो जूल, जूल में चला देंगे अपन। बोलो क्लियर? सो जब डिफरेंस पूछा हो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज आस्क्ड। बोलो ये क्वेश्चन हो जाएगा? एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। हमें बोला 1.25 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, 1.25 gram of octane is burnt. 1.25 gram of octane is burnt in bomb calorimeter. Bomb calorimeter. The rise in temperature, the rise in temperature of water is from 298 Kelvin to 309 Kelvin. ठीक, लेट आए होंगे। So 1.25 gram of octane is burnt in bomb calorimeter. The rise in temperature of water is from 298 Kelvin to 309 Kelvin. If heat capacity of calorimeter is 8.93 kilojoule per Kelvin, 8.93 kilojoule per Kelvin, find the enthalpy change of reaction at 298 Kelvin. ठीक है जी, इज इट क्लियर बच्चे लोग? अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या निकलता है?
बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमेशा डेल्टा यू निकलता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए। अगर यहाँ पे इसकी जगह कॉफी कप कैलोरीमीटर दिया होता, कॉफी कप कैलोरीमीटर, वो ओपन कप होता है सिंपल, जैसे कॉफी का कप होता है ना, ओपन कप होता है, उसमें थर्मोमीटर लगा देते, सिंपल एज दैट, है ना बेटा। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर में एंथैल्पी चेंज निकलता है, डेल्टा एच निकलता है, क्योंकि वो ओपन होता है और ओपन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब क्या होता है, डेल्टा एच। तो याद रखना, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर कहीं पे भी दिया है तो क्या निकल रहा है, डेल्टा यू। और अगर कॉफी कप कैलोरीमीटर कहीं पे दिया है तो क्या निकाला जा रहा है, डेल्टा एच। यहां पे हमें दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर तो डेल्टा यू निकलेगा। और डेल्टा यू की जो वैल्यू हुआ करती थी बेटा जिंदगी में, वो Z इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m हुआ करती थी कभी। हाँ जी। अब देखो बच्चे, क्या यहां पे Z दे रखा है, हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की दे रखी है ना भाई, पर वो तो किलो जूल में है ना, है ना। हमें किस में लेके चलना है, जूल में। SI में चलेंगे तो सुख में रहेंगे। तो 8.93 इंटू 10⁻³ लिख दूं मैं, जूल में हो गया ना भाई। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब टेम्परेचर का चेंज कितना आया बेटा जी, 309 माइनस 298 और m मोलर मास। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। इसका मोलर मास निकालना चाहते हो ना, तो मोलर मास क्या होगा इसका, 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, आई थिंक सो 114 आ गया, घर से रट्टा मार के आया हूं मैं इसको। तो ऑब्वियसली 114 ये आ गया। और गिवन मास कितना है भाई, 1.25 ग्राम। तो यहां से डेल्टा यू निकल गया। हाँ जी, पर हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच निकालने के लिए इसकी कंबशन कही है, तो कंबशन तो ऑक्सीजन से जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएंगे, वाटर भी बनाएंगे, ठीक। अब यहां पे क्या लगाएंगे, इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो यहां पे 8, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, 8। यहां 18, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, 9। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई मेरे दोस्तों, 8 इंटू 2 16, 16 और 9 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 है। बोलो क्लियर। अब बेटे ऑक्टेन कैसा होगा, ऑब्वियसली लिक्विड होगा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले याद करवाया कि पहले 5 हाइड्रोकार्बन गैस, ठीक, और उसके बाद 17 तक लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास ये लिक्विड होगा, और ऑक्सीजन तो बचपन से ही गैस थी, ठीक। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस ही पैदा हुई है। और रही बात वाटर, तो टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो ये लिक्विड था। समझ में आ गई बात। अब ये रिएक्शन तो हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT है, ठीक है जी, क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा यू तो फर्स्ट स्टेप में निकाल दिया है, ठीक। डेल्टा Ng अब हमें निकालना आता है, ये NP माइनस NR होता है, जिसमें हम सिर्फ गैस के मोल लिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, बोलो सर, 8 हैं। और यहां पे कितने मोल हैं बेटा हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स हेयर, 12.5। तो आई थिंक सो डेल्टा Ng जो आया वो -0.45 आया कि नहीं आया। तो यहां पुट कर देंगे इसको। बेटा ये जूल में निकला हुआ है ना, ऊपर जूल में निकाला था, तो इसकी वैल्यू एज इट इज, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना बेटे, क्योंकि यहां जूल था तो यहां पे भी जूल में रहेगा, तो जूल में रहेगा तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। बोलो ये आंसर निकाल लोगे बच्चों। लेकिन मेरे पास एक बिटिया बैठी नंदिनी,
वो कहती है कि सर मेरे को ना फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस पसंद नहीं है, ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसका फ्रैक्शन हटा दूं। क्या मैं तब कर सकती हूँ? बेटे जी अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 मोल के लिए हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा पर मोल ही यूज किया करते हैं, हम हमेशा पर मोल ही यूज किया करते हैं। बोलो क्लियर? इसलिए तुम इसको चाहे फ्रैक्शन में रहने दो, फ्रैक्शन तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं काटेगा, ठीक, एज इट इज ही रख लो, तो अपने लिए सेफ एंड साउंड तरीका है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से किसी बच्चे को दिक्कत हो, व्हाट विल बी टी इन डेल्टा एनजीआरटी? टी इज टेम्परेचर भाई, ये बोला ना एट दिस, तो हमें एंथैल्पी चेंज को इस टेम्परेचर पे ही निकालना है, वो तो लिख के दिया है ना एट 298 केल्विन, तो टी विल बी, यानी यहां लिख देता हूं भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्त लोग, और डेल्टा यू ऊपर से पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशनशिप पे पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल होते हैं नॉन आइडियल गैस में, फिर एक करवाया था जहां पे वॉल्यूम वेरिएबल होता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होता है, फिर एक करवाया था प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम वेरिएबल फॉर सॉलिड्स, कैल्साइट से एरागोनाइट। आज आकर के मैंने डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशनशिप, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी पे ज्ञान बिखेरा, ठीक, तो उम्मीद करता हूं वो सारा समझ में आ गया होगा, और कैसे कैसे करते हैं, कर सकते हो अब ये क्वेश्चंस। बेटे कंपटीशन में या स्कूल में 200% है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आना है इस पर्टिकुलर पार्ट से, या तो इसकी डेरिवेशन तो 101% पूछी जाती है पेपर्स में कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप बताओ, और बताओ अगर एनपीएनआर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनपीएनआर से कम होगा तो क्या होगा, एनपीएनआर बराबर होंगे तो क्या होगा। या तो ये रिलेशनशिप डिराइव करने को आएगी, या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर को डिराइव करने को आएगा, और या फिर इस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा। और उम्मीद करता हूं तुम सबकी बखियां उधेड़ दोगे, आपको सब कुछ आ गया होगा। क्लियर? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक, बस चू चू करना बंद। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। यानी पहले तो हम सिर्फ सिंगुलर पढ़ते भाई, प्लूरल में ही चल पड़े सीधे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक, देखो बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड when given number of moles of reactants, given number of moles of reactants are converted into products as given by a balanced chemical equation, as given by a balanced chemical equation। हमारे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखो बेटे हमने बोला कोई भी रिएक्शन हम ले लें, ठीक, कोई भी रिएक्शन ले लें, उसमें गिवन नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो गिवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए कंप्लीटली, किसमें, कंप्लीटली। तो बोला हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आगे शब्द जोड़ देना कंप्लीटली, ठीक, एज गिवन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे प्यारे बच्चों अगर मान लो मुझे ऐसा दे दिया N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3 और इसके आगे लिख दिया डेल्टा H और बोल दिया ये -193 किलो जूल है, तो इसका मतलब
जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ी और उसने 2 मोल अमोनिया बना डाला पूरी ने, तो जो हीट का चेंज हुआ यानी जो एनर्जी रिलीज हुई वो इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते, समझ में आया? यहीं पर एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देखो बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है सेम डेफिनेशन है बट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी इट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस। मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल में ये डेफिनेशन आ गई तुम्हें कि राइट स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये नहीं लिखना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूरी लिखनी है ना? शॉर्टकट मार दिया सीधे ही मेरी तरह, ठीक? शॉर्टकट सिर्फ मेरे को अलाउड है, आपने पूरा लिखना है। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड when given number of moles of reactant are converted into product as given by a balanced chemical equation at standard conditions. Now what the hell are standard conditions? देखो बेटे, यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होगा बेटे, ध्यान देना, कान बड़े बड़े करके सुनना, है ना? गलती नहीं होनी चाहिए बेटे। जब हम गैसियस स्टेट लेते थे तो एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेते थे? 273 केल्विन लेते थे। क्या लेते थे? 273 केल्विन। पर प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन लेंगे, कभी भी गलती नहीं करना, क्योंकि बेटा थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हम फ्रिज में बैठ के नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमें 0 डिग्री नहीं लेना है, ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स में हम रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे अपनी कंफर्ट के हिसाब से, है ना? तो उसमें हम हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298, अगर इसकी गलती की तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी, ठीक? क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, या तो गैसियस स्टेट में भर देते स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298, वो भी गलत है, और या फिर थर्मोडायनेमिक्स में भर देते स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273, वो भी गलत है बेटा। वहां पे एसटीपी कंडीशंस होती, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गैसियस स्टेट में 273 केल्विन लिया जाता है टेम्परेचर, ठीक? लेकिन यहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री लेते हैं। बोलो भूलोगे तो नहीं? नहीं तो हड्डियां टूटेंगी। और इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है बेटे, वो 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता था। अभी 1 बार लेने लगे, लोगों को एटमॉस्फेयर पसंद रहा नहीं, लोगों को बार पसंद है, इसलिए आजकल लोगों ने इसको 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार कर दिया है, ठीक? हमारे लिए 1 बार हो 1 एटमॉस्फेयर हो, हम साधु आदमी, हमारे लिए दोनों ठीक है, ठीक? तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर यहां तो 1 एटमॉस्फेयर, और बोलना मॉडर्न हो गए तो 1 बार ले लो। क्लियर? तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एक खास बात देखना, जैसे चूचू नहीं करो यार, जैसे इसके लिए हम रिएक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये आरएक्सएन जो मैं लिखता हूं ना, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख देता होता हूं, मेरे से बड़ा नहीं लिखा जाता। सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं। अगर स्टैंडर्ड लिखना है ना, तो बेटा स्टैंडर्ड के लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन के ऊपर आप एक डिग्री लगा देते हो। डिग्री रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड कंडीशन। कई बार आगे जाके क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको टेम्परेचर दिया ही नहीं होगा, टेम्परेचर दिया ही नहीं होगा, बोलेगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। अब भैया जब डिग्री लग गया ना, स्टैंडर्ड लग गया ना, तो टेम्परेचर अपने आप दिमाग में होना चाहिए 298 केल्विन, तब देने की जरूरत नहीं होती है। बोलो क्लियर हो गया? और कई बार उल्लू बना देते, टेम्परेचर कुछ और देते हैं और बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल दो। अब बच्चे ने क्या किया कि टेम्परेचर तो वही पुट कर, जैसे मान लो डेल्टा यू दिया, डेल्टा एच निकालने को बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है, और बोला एट 300 केल्विन। अब बच्चे ने तो फटाफट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, और टी को भरा 300, और जब आंसर आया, रिजल्ट आया, तो -1 नंबर। फिर हमारे को पता नहीं चलता हमारा, यार ये गलत कैसे हो गया, हमारी कैलकुलेशन तो कुछ और थी। बेटे जब स्टैंडर्ड लग गया ना, तो टेम्परेचर 298,
कुछ भी टेम्परेचर गिवन हो उसके तरफ देखना नहीं, आंखें बंद कर लेना गांधी जी के बंदर की तरह। ठीक, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन तो टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन। बोलो क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, स्टैंडर्ड जब भी बोलेंगे ऐसा सोच के चलेंगे। अगली कहानी यहीं पर बेटे एक और चीज पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है। क्या थर्मोडायनेमिक इक्वेशन किसको कहते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ही आगे यूज होनी है पुत्र, तो ये गलती नहीं करेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है? देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन लिखते हो ना, तो यहां पे भी लिखो, पर केमिकल इक्वेशन लिखते समय उसकी स्टेट्स आगे लिखना जरूरी है। ठीक, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन वो होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन के साथ साथ उसमें जो भी चीजें हैं उनकी स्टेट्स लिखी होनी चाहिए और उसका एंथैल्पी चेंज साथ में लिखा होना चाहिए। जैसे बेटे अगर मैंने लिख दिया N2 + 3H2 गिविंग अस 2 नमोनिया, अमोनिया, है ना जी। अभी क्या है, ये सिंपल हमारे पास केमिकल इक्वेशन है कि नहीं। अब मैंने ना इधर गैस लिखा क्योंकि नाइट्रोजन पैदा गैस हुई, और हाइड्रोजन भी कैसी थी, गैस, अमोनिया भी कैसी है, गैस। ठीक, अब इसके साथ साथ मैंने यहां पे डेल्टा H भी लिखा -196 किलो जूल। तो अब ये इक्वेशन हो गई थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए एक तो जो जो चीजें यूज हो रही है उसकी स्टेट्स लिखना जरूरी है, और दूसरी बात उसका डेल्टा H लिखना जरूरी। मोयरा क्या प्रॉब्लम बिटिया? डेल्टा H लिखा है बेटे। ठीक, हमें एंथैल्पी चेंज लिखना होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम डेली के रिएक्शन किस पे करते, कांस्टेंट प्रेशर पे। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डेली के करते नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे करते, इसलिए हमारा लेना देना ज्यादा एंथैल्पी से होता है। इंटरनल एनर्जी को हम दूर से ही बाय बाय कर लेते हैं और उसको निकालने के लिए हम डेल्टा H का यूज कर लेते हैं। बोलो क्लियर। ओके, अब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी समझ में आ गई और आपको एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन भी समझ में आ गई। पर एक बात बताओ, क्या रिएक्शन एक ही तरह का होता है? कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। इट कैन बी फॉर्मेशन, इट कैन बी कंबशन, इट कैन बी न्यूट्रलाइजेशन, इट कैन बी फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इट कैन बी वेपराइजेशन, इट कैन बी इवेपोरेशन, इट कैन बी सब्लिमेशन। अरे कितनी तरह के रिएक्शन है ना। हम उनके लिए सभी के लिए अलग अलग तरह से हीट को डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिफाइनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। क्लियर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेटे ध्यान से समझना, बहुत ही समझने वाली चीज है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो बेटे, जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ये होती है हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of a substance is formed, when 1 mole of a substance is formed from its elements, from its elements in their elementary state, in their elementary state, elementary state। देखो प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में 3 चीजें जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पे 1 मोल सब्सटेंस का बनना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, यानी जो सब्सटेंस के एलिमेंट है उससे मिलके बनना चाहिए।
और वो एलिमेंट्स अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होने जरूरी है। एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है सर? बेटे मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट को एलिमेंट्री स्टेट कहते हैं। क्या? मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट उसको एलिमेंट्री स्टेट कहते हैं बेटा। ठीक है जी। जैसे कार्बन कई तरह से एग्जिस्ट करता है ना बेटा। कार्बन एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। कार्बन कैन एग्जिस्ट एज कोक, पीने वाला नहीं है ना, कोल। कार्बन कैन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट। कार्बन कैन एग्जिस्ट एज डायमंड। क्यों जी? कार्बन कैन एग्जिस्ट एज कोल। कार्बन कैन एग्जिस्ट एज बकमिंस्टर फुलरीन। कार्बन कैन एग्जिस्ट एज पिच ब्लेंड, और सॉरी पिच ब्लेंड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक की तरह भी हो सकता है। येलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन होती है ना। पर कार्बन की एलिमेंट्री फॉर्म कौन सी मानी जाती है बेटा? ग्रेफाइट इज द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एलिमेंट्री फॉर्म ग्रेफाइट होती है। ऐसे बेटा फॉस्फोरस रेड भी होती है और फॉस्फोरस व्हाइट भी होती है। बेटा फॉस्फोरस व्हाइट एलिमेंट्री स्टेट होती है, फॉस्फोरस रेड एलिमेंट्री स्टेट नहीं होती है। ठीक। सल्फर रोम्बिक भी होती है, सल्फर मोनोक्लिनिक भी होती है। तो बेटा सल्फर रोम्बिक इज एलिमेंट्री स्टेट, मोनोक्लिनिक एलिमेंट्री स्टेट नहीं होती है। सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो बेटे, अभी 2 साल केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक। तो वैसे तो ये आगे जा जाके धीरे धीरे हमें सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो धीरे धीरे हमें वैसे ही पता चल जाता है भाई कहाँ पे कौन सी स्टेट एलिमेंट्री है। बट चुनिंदा चीजें मैंने तुम्हें अभी बता दी हैं, बाकी कुछ अभी बताऊंगा आगे। बोलो बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? तो 1 मोल सब्सटेंस का बनना चाहिए, अपने एलिमेंट से बनना चाहिए, और वो एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होने चाहिए। जिसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आया, ठीक, ध्यान देंगे, हमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन gives us delta H of formation of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अगर बेटे मान लो स्टैंडर्ड बोला होता तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख देते। हम अगर इसको बोलते स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो डेफिनेशन में आगे क्या ऐड करते? बोलते हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज formed from its elements in their elementary state at standard conditions। तो स्टैंडर्ड शब्द जब भी यूज हो जाए तो साथ में क्या लिख देना? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। नहीं हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन को पॉकेट में डाल के रखना। क्लियर? समझ में आई? अब मैंने क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। इक्वेशन नंबर 1 मेरे को दे दी गई थी, मीथेन जलाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ठीक है जी। ये पता था कि ये गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है, और ये लिक्विड है। ये पहली इक्वेशन है बच्चों। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग टूटिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड फूटिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। So obviously this calcium carbonate was solid, calcium oxide is also solid, but carbon dioxide is gas। ठीक है। थर्ड इक्वेशन मेरे को दे दी गई थी बच्चे, थर्ड इक्वेशन दे दी गई थी कि कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। ये भी गैसियस था और ये भी गैसियस था और ये भी गैसियस था। चौथी इक्वेशन मेरे को दे दी गई थी, कार्बन विच इज डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, ये गैसियस था, ये गैसियस था, डायमंड का आपको बचपन से पता है। पांचवा जो था वो दिया 2 कार्बन विच इज कोल प्लस दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, गिविंग अस 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स विच इज गैस, ठीक। और छठी इक्वेशन हमें दे दी गई कार्बन विच इज ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। अब इसमें से कौन कौन सी इक्वेशन जो है वो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन बताती, हमें ये बताना था। देखो बेटे, सबसे पहले तो मैं देखेंगे यहां पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनना चाहिए। जहां 1 से ज्यादा मोल है वो तो वैसे ही कट गया, यहां 1 मोल बना, यहां 1 मोल, यहां 1 मोल, यहां 1 मोल, यहां 2 मोल, तो यहां पहले ही बड़े वाला कांटा लगा दूंगा मैं, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 मोल बनाना है। फिर दूसरी बात, इसके एलिमेंट से बनना है, किसी कंपाउंड से नहीं बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट हो गए कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो जहां कार्बन और ऑक्सीजन ज्वाइन करेगा वो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन होगी। तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी हट गया, क्योंकि यहां पे एलिमेंट से नहीं बन रहा है, किसी ना किसी कंपाउंड से बन रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। क्लियर? अब यहां पे बन तो एलिमेंट से रहा है, तो अब हमारे पास एलिमेंट भी हो गया, पर एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में होना मांगता है। तो भैया कार्बन की एलिमेंट्री फॉर्म कौन सी? ग्रेफाइट। तो डायमंड वाला कट गया और आंसर क्या घट गया? सो आंसर हमारे पास आ गया बच्चों, दिस, दैट इज ग्रेफाइट। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, यू कैन से, या फिर बोले equation for the formation, delta H of formation of carbon dioxide can be calculated here. तो क्या देखोगे? पहले 1 मोल देखोगे, 1 मोल के बाद ये देखोगे कि वो उसके एलिमेंट से बनने चाहिए, और वो एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट यानी मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेट में होना चाहिए। बोलो क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया कैसे देखते हैं ये? अब एक अगली कहानी सुनना मेरी बात। देखो बेटे, अगली कहानी क्या है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कब? हीट ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन और वही वाली जो अभी पहले बताई, बस उसके आगे सिर्फ क्या करोगे? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्री गैसेस is taken as zero, ठीक। जो एलिमेंट्स होते हैं या एलिमेंट्री गैसेस होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हम 0 लेके चलते हैं। क्यों? क्या एलिमेंट हमने बना लेने हैं भाई? हम तो नहीं बना सकते ना। तो एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में 0। जैसे कल को अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सॉलिड, क्या बोलोगे? 0। ऐसा थोड़ी है कि Z और N जोड़ दो जिंक बन जाता है। जिंक तो भैया एलिमेंट है ना, वो तो वैसे ही रहेगा, हम थोड़ी बनाएंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गई? 0। वैसे ही अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉलिड, तो क्या बोलोगे? 0। बोलता हूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन सॉलिड, क्या बोलोगे? 0। बोला स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड सॉलिड, क्या बोलोगे? 0। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्करी सॉलिड, क्या बोलोगे? नॉट 0, क्योंकि मर्करी सॉलिड नहीं होता बेटे, मर्करी लिक्विड होता है, उसकी एलिमेंटल फॉर्म लिक्विड होती है। So delta H of formation of mercury liquid is to be taken as 0, not for solid, because mercury exists as liquid. इसकी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट कौन सी है? लिक्विड है। तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट 0 है, सॉलिड के लिए 0 नहीं है। ये तो हो गया एलिमेंट्स के लिए, ठीक। दूसरी एलिमेंट्री गैसेस। अभी एलिमेंट्री गैस क्या होती है बेटा? सेम एलिमेंट की बनी हुई गैस, जो सेम एलिमेंट से, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या फिर आप ऐसा बोलो हाइड्रोजन। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एलिमेंट्री गैस,
दो एलिमेंट से मिलके बनेगी वो नहीं एलिमेंट्री गैस। एलिमेंट्री गैस जो सेम एलिमेंट से मिलके बनी है। तो जैसे मैं आपको बोलूं डेल्टा एच डिग्री ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या लोगे? 0, है ना भाई। इसी तरह से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ से फ्लोरीन गैसियस, क्या लोगे? 0। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैसियस, क्या लोगे? 0। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैसियस, क्या लोगे? 0। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैसियस, क्या लोगे? नॉट इक्वल टू 0। सर यहां जैसे आपको क्या हो जाता है आके? देखो बेटे, ऐसा है, ब्रोमीन जो है गैस नहीं एग्जिस्ट करता, ब्रोमीन लिक्विड एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज टू बी टेकन एज 0। इसी तरह से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज टेकन एज 0, क्योंकि आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड, तो उसमें लिक्विड या गैस की 0 नहीं होगी। इसी तरह से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन विच इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वो तो 0 है, लेकिन अगर डायमंड की बोलोगे तो वो 0 नहीं लेंगे, है ना। कोल की बोलेंगे तो वो 0 नहीं लेंगे। इसी तरह से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस वाइट, फॉस्फोरस वाइट को तो 0 लोगे, लेकिन फॉस्फोरस रेड को 0 नहीं लोगे। इसी तरह से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर रोम्बिक इज टेकन एज 0। ठीक, पर बेटा ये तो सब लल्लू लपाट करवा ही देते हैं, है ना। आप किसी खास आदमी से पढ़ते हैं, खास स्टूडेंट है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होपफुली सॉल्व करेंगे तुम सारे बच्चे, हैं? दे दूं? लिखो। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग standard heat of formation is not equal to 0? In which of the following standard heat of formation is not equal to 0? ठीक, A आंसर है टंगस्टन सॉलिड, ठीक। B आंसर है आयोडीन सॉलिड। C आंसर है आयरन सॉलिड। डी आंसर है लॉरेंशियम सॉलिड। ई आंसर है प्रोमीथियम सॉलिड। और एफ आंसर है टेक्नीशियम सॉलिड। तो तेने फिर केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है। अब देखो बच्चे, ये सारे एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स है, यहां कुछ एलिमेंट्री चीजें हैं, सारे एलिमेंट्स है। तो बच्चा अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि, है ना, ये किसी और की कॉपी में देखेगा मिलेगा तो जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक। देखो पुत्र, हम ये जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 92 तक नेचुरली नोन एलिमेंट है। 92 के बाद हमारे पास होते ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, है ना। यूरेनियम के बाद जब एटॉमिक नंबर 92 हो जाता है तो उसके बाद के ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। अगर मैन मेड है तो उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, उसको तो बनाएंगे ना अपन। तो लॉरेंशियम जो होगा ना, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना Z, वो 103 होता है। तो क्या ये 92 के बाद है? 92 के बाद कोई भी होगा तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कभी 0 नहीं होगा। लेकिन बेटा 92 से पहले भी 2 एलिमेंट दुनिया में ऐसे बने हैं जो कि मैन मेड है, और वो 2 है प्रोमीथियम एंड टेक्नीशियम। प्रोमीथियम एंड टेक्नीशियम, दे आर बिफोर 92 एंड मैन मेड। तो बेटा इसका आंसर ये भी होना है, इसका आंसर ये भी होना है। प्रोमीथियम टेक्नीशियम बिफोर 92 मैन मेड है,
इसका भी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। और लॉरेंसियम आफ्टर 92 है, वो वैसे ही मैन मेड है, तो उसका डेल्टा एच 0 नहीं होगा। तो Z92 तक ही एलिमेंट्स का डेल्टा एच एलिमेंट्री फॉर्म में 0 होता है। बोलो मजा आई? उत्तर तुम्हें पता भी नहीं चलता सर आपको देते क्या चीज है। दीज आर कॉल्ड एज जेम्स। ठीक, क्या है? एक आदमी, एक बंदर होता है ना, बंदर, बंदर के सामने केले फेंको और जेम्स बेक फेंको, क्या उठाएगा? केले। बंदर केले उठाएगा। ठीक, आदमी के आगे जेम्स फेंको और केले फेंको तो क्या उठाएगा? गधा आदमी होगा जो जेम्स उठाएगा। अगर आदमी अक्लमंद होगा तो जेम्स भी उठाएगा और केले भी उठाएगा। वो बोलेगा केले से अभी की भूख मिटाएंगे और जेम्स से लेटर ऑन, है ना भाई? तो इसी तरह से आप ना अच्छे आदमी बनो। तो मैं आपको काफी सारे केले भी देता हूं, काफी सारे जेम्स भी देता हूं। आपको केले तो उठाने उठाने हैं, पर साथ में जेम्स भी उठाने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेम्स उठाए केले फेंक दिए तब भी बेवकूफ हो, और अगर केले उठाए तो वैसे ही बंदर हो। ठीक, तो दोनों चीजें उठानी है। तो बेटे क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, बस चूचू नहीं, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ heat of reaction using heat of formation। हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल कहानी है बेटा, ध्यान देना। बेटे कभी भी किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करो, उसमें से जितने भी प्रोडक्ट है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करके माइनस कर दो। समझ में आई? देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाए शायद। हमसे बोला फाइंड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। क्या बोला? फाइंड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इफ इट्स फॉर्मेशन yields 1683 किलो जूल पर मोल। ठीक, 1683 किलो जूल, ठीक, पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is -393.5 and standard heat of formation of पानी is equal to -287 किलो जूल। ये भी किलो जूल, और बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन पर मोल ही होती है, अंडरस्टूड है ना? नाउ सबसे पहले हमें कंबशन की इक्वेशन जो दी है, जो पूछी है, वो बनानी पड़ेगी। अब मीथेन की कंबशन की इक्वेशन क्या होगी? मीथेन जो कि गैसियस प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैसियस प्लस 2 वाटर इज लिक्विड। ठीक है। अब बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको पूछा है, ठीक है जी। अब बेटे इसका रिएक्शन अगर निकालना, डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन मस्ट बी समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? देखो बेटे पहले आएगा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जी? अगला हमारे पास जो है वो वाटर बना है, लेकिन बेटे वाटर के 2 मोल बने हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल की होती है, तो आपको यहां लिखना होगा 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बेटे 2 क्यों लगाया?
क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है ना, तो यहां तो 2 मोल बने, तो टोटल तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये तो हो गए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से क्या माइनस करेंगे, रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट जो है वो क्या है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, 2, तो 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बन गया इक्वेशन। पहले क्या लिखे, प्रोडक्ट्स, और बाद में क्या लिखे, रिएक्टेंट। जितने जितने मोल है उतने से मल्टीप्लाई भी किए हैं हमने। अब बेटे इसका मतलब इस क्वेश्चन में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -393.5, यही दे रखी है बच्चों, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -287, क्लियर, माइनस इसकी वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, फॉर्मेशन की कितनी दे रखी है बेटे, -1683। सर माइनस कैसे लगा दिया, बेटे जी यहां बोला ईल्ड, ईल्ड का मतलब देना, यानी हीट इज रिलीज्ड। अगर लिखा होता है एब्जॉर्ब्ड तो अपन लगाते प्लस, यहां बोला ईल्ड, ईल्ड यानी दी, तो बाहर देने को क्या बोलते हैं, माइनस, हीट रिलीज्ड इज माइनस, तो यहां मैंने माइनस लिखा बेटा, इसलिए लिखा है ना, भले ऊपर, हाँ अगर ये ईल्ड नहीं लिखा होता तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस दिस लिखा होता। ईल्ड अपने आप में बता रहा है कि हीट इज गिवन, तो यहां बच्चे से गलती करवाई जाएगी। बहुत सारे बच्चे यहां प्लस ही लिख देंगे, पर मेरे बच्चों को पता होगा कि ईल्ड का मतलब है हीट का रिलीज होना, इसलिए साइन कैसा लगाएंगे, माइनस का। ठीक, प्लस, प्लस आगे ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0 है ना भाई, 0 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 0, अपने पांडे टिंडे से बाल के रखो है ना, बार बार गिर रहे इधर उधर। तो देखो भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये हो गया सॉल्व। क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जो ऑनलाइन बैठे सुपुत्र हैं उनको समझ में आया, और सुपुत्रियां भी है राधर, ओके वेरी वेल डन, बस चूचू नहीं। सो बेटे ये तो हमारे पास था, कैसे निकालते हैं, अब एक क्वेश्चन तुम्हें भी दे मारता हूं। ठीक, मान लो हमें क्वेश्चन ये दिया, कहा फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 from following इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन क्या दी है, 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 gaseous giving us 2Fe2O3 and delta H of this reaction -1250 किलो जूल। हाँ जी बोलो प्यारे बच्चों, क्या सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, चलो जल्दी सॉल्व करना, टाइम से पहले। बिल्कुल सही है जी। देखो बच्चे, वेरी वेरी सिंपल, देयर इज नो डिंपल। यहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे निकालना था, पहले प्रोडक्ट, सो 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड स्टेट में ले लिया, इधर भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ठीक, ऑफ Fe2O3, ये हो गया प्रोडक्ट, और इसमें से माइनस क्या करना था भाई, रिएक्टेंट, दैट इज 4 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन प्लस 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
ऑक्सीजन। बोलो समझ में आता है जी? इसकी वैल्यू दी थी -1250 किलो जूल इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट फॉर Fe2O3। और बाकी कहानी तो शून्य ही है ना जी, क्योंकि एलिमेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। तो ये भी 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 4 तो नहीं आएगा, 0 ही आएगा। यहां पे भी 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0। तो सिंपल आ गया कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ Fe2O3 इज -1250 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज -625 किलो जूल पर मोल। बोलो बेटे बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? सो ये था हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे निकाली जा सकती है, किसकी 0 होती है, किसकी 0 नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक, बट बेटा जिंदगी में सिर्फ फॉर्मेशन ही थोड़ी रह गई है। अगली डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। कंबशन क्या होता है? जलना, हाँ जी। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? देखो बेटा, हीट ऑफ कंबशन होता है, सबसे पहले इधर ध्यान देना, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज। देखो बेटे, हीट ऑफ कंबशन हमेशा हीट रिलीज होती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने आग लगाई और तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो जाए? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा यार, हीट ऑफ कंबशन हमेशा रिलीज होती है। हाँ, कभी नाइट्रोजन को आग लगाओगे ना तो ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन की कंबशन एंडोथर्मिक होती है, पर उसको कंबशन बोलते ही नहीं ना। कंबशन का मतलब क्या होता है? हालांकि नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन उसको कंबशन थोड़ी बोलते, उसको ऑक्सीडेशन बोल देते। कंबशन का मतलब जहां से हीट और लाइट एमिट हो रही हो, है ना भाई? जलाते हुए हीट और लाइट एमिट होती है ना भाई। एक पत्ता तोड़ा, बाहर रख दिया, धूप में सूख गया, तो क्या कंबशन हो गई? कंबशन जब तक नहीं होगी जब तक उससे हीट लाइट एमिट नहीं होगी। हालांकि रिएक्शन तो उसने भी ऑक्सीजन से किया, बना तो धीरे धीरे उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, पर उसको हमने कंबशन नहीं बोला। कंबशन हम कब बोलते हैं? जब हीट लाइट एमिट होती है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की कंबशन को बुद्धिजीवी जो है वो क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर? कई बुद्धिजीवी उसको भी कंबशन बोल देते हैं, उनके साथ नहीं जाना हमें। ठीक, तो हमें हमें बोला है हीट रिलीज्ड। क्या है? हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a substance is completely combusted in excess of air, तो वो हीट ऑफ कंबशन होती है। क्लियर? जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं, अगर स्टैंडर्ड पूछी हो तो आगे क्या लगा दोगे? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना भाई? अगर मैं आपको पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेजन gives us heat of combustion, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है जी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। थोड़ा स्टैंडर्ड तो रखें यार, लाइफ में स्टैंडर्ड के बिना क्या है? ठीक, सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन में निकालनी है। स्टैंडर्ड की स्पेलिंग ठीक कर दी है मैंने, ठीक? नहीं दिख रहे हैं? कोई बात नहीं, आपको आ सकते हैं। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है जी,
ये पहली इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस 2NO। तीसरी इक्वेशन है जी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथी इक्वेशन है जी कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 moles of carbon monoxide plus oxygen giving us carbon dioxide। ठीक है जी, थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। और पांचवी इक्वेशन है जी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड। यार स्टेट्स अपने आप लिख लेना, बड़ा लंबा काम है, ठीक। अब इसमें से कौन सी जो है, वैसे लिखनी तो चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। चलो मुझे फटाफट से बता दो, इसमें से कौन सी इक्वेशन हीट ऑफ कंबशन को बताती है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास 1 मोल को जलाना है। जहां 1 से ज्यादा मोल हुआ उस पे तो बड़े वाला कांटा पहले लग गया। यहां 2 मोल थे, 2 मोल तो हमें चाहिए नहीं, हमें 1 मोल चाहिए। फिर हमें एक्सेस ऑफ एयर में जलाना है और कंप्लीटली जलाना है। बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली जलाओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए ना, यहां क्या बनी। तो ये कभी भी हीट ऑफ कंबशन नहीं हो सकती क्योंकि ये कंप्लीटली नहीं जला है। अभी हम इसको और जला सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तक ला सकते हैं, ठीक। अरे रुक जाए यार, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंबशन को वैसे ही हम कंबशन मानते नहीं, ठीक। रही बात यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, भैया कार्बन अगर जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से मर जाएंगे हम, मतलब ये कंप्लीट कंबशन नहीं है। समझ में आई बात। तो इधर भी काटा हो गया, तो आंसर क्या बचा, ठीक, कंप्लीट कंबशन यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएगा ये, क्लियर। तो कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जलना नहीं हुआ, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा तब उसका जलना हुआ। बोलो बेटे क्लियर हो गया। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होती है ये समझ में आ गई, और कंबशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं समझ में आ गई। बेटा किसी भी चीज की हीट ऑफ कंबशन 0 नहीं होती, उत्तर है ना, जला तो हम सभी को सकते हैं, ठीक। अब चलो आगे एक खास बात और पढ़ते हैं यहाँ पे, इससे रिएक्शन कैसे, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन यूजिंग हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन यूज करके हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अगर हमें सारे चीजों का हीट ऑफ कंबशन दिया है तो कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों मान लो इस केस में जब हम डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, बेटा थोड़ा सा इधर ध्यान देना प्लीज, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स minus summation of delta H of combustion of products। बेटे यहां पे रिएक्टेंट पहले और प्रोडक्ट बाद में। बेटा थर्मोडायनेमिक्स हर जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट है, अरे थर्मोडायनेमिक्स 2+2 है, इसमें होना ही कुछ नहीं है। इसमें या तो प्लस होना है या माइनस होना है, ज्यादा से ज्यादा डिवीजन हो जाएगी, थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तो है ही नहीं इसमें, है ना भाई, सिंपल है, प्लस माइनस होता है इसमें, तो ये मुश्किल नहीं होता। हम इसको मुश्किल बना देते क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, ठीक। कहीं माइनस की जगह प्लस साइन लिख दिया, ठा हो गई, ठीक, आंसर का कुछ।
और बेटा देखो, मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में सारी जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चलते हैं। दो ही ऐसी जगहें हैं जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखी जाती है, और उसमें से एक जगह ये है, जब हम हीट ऑफ कंबशन से डेल्टा एच निकालते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। एक आगे बताएंगे फ्यूचर में, ठीक, कि कहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और होता है। बाकी सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में जब भी हीट निकालनी है तो प्रोडक्ट माइनस, है ना जी। लेकिन अगर हीट ऑफ कंबशन यूज कर रहे हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन कर सकते हो, या 2+2 वाला क्वेश्चन होगा। आपको कोई इक्वेशन दे दी, सभी चीजों की हीट ऑफ कंबशन दे दी और बोला डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल दो, तो कहां दर्द है यार? सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बाद में, रिएक्टेंट पहले। तो रिएक्टेंट की जितनी भी हीट ऑफ कंबशन होगी सम करना, प्रोडक्ट में से माइनस कर देना। लेकिन मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवानी है। आजकल बेटा कैलोरी कॉन्शियसनेस का जमाना है ना भाई। हम लोग ज्यादा चिप्स नहीं खाते, मोटे हो जाएंगे। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो परवाह ही नहीं करता हूँ, मैं तो लक्कड़ पत्थर हजम हूं। मैं, मेरा मानना सिर्फ एक है भैया, दुनिया में आए पूरी तरह खा पी के मरेंगे, ऐसे है ना भाई। मेरे को कोई परहेज नहीं कि चीनी कम, चीनी ज्यादा, नहीं भाई। आन दो पिज्जा और आने दो बर्गर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो देख ही रहे आप, फैमिली पैक दिखता होगा मेरा। पर कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए हमें एक चीज और पढ़नी है यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल। क्या? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल। मेरे प्यारे बच्चों, आप ब्रेड का एक पैकेट खरीदते हो, उसके ऊपर साइड में लिखा होता है कैलोरीफिक वैल्यू इतनी, ठीक। ऐसे कोई भी चॉकलेट खरीदते हो, साथ में लिखा होता है कैलोरीफिक वैल्यू इतनी। कोक का टिन खरीदते हो, कैलोरीफिक वैल्यू लिखा होता है, एक होता है डाइट कोक, है ना जी, 0 कैलोरीज। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? इधर ध्यान देना बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज्ड। हीट, हम एनर्जी को अभी हीट के टर्म्स में बोल रहे हैं ना सारी जगह। हीट रिलीज्ड when 1 gram of a substance, 1 gram of a substance is completely combusted, completely combusted। बच्चा लोग, जब हम 1 ग्राम सब्सटेंस को पूरी तरह जला देते हैं, ठीक, हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंबस्टेड, तो उसको अपन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड या फिर फ्यूल का नाम देते हैं। यानी ब्रेड के ऊपर जो कैलोरीफिक वैल्यू लिखी है वो उसके 1 ग्राम को जला देने से जो एनर्जी बनेगी। जला हम पेट में भी सकते हैं ना, क्लियर, मतलब वो ऑक्सीडेशन उसकी करवा सकते हैं ना, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोल देते हैं। देखो बेटे, हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी फ्यूचर फ्यूल, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाओगे ना यार, 150 किलो जूल एनर्जी मिलती है 1 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक। इसीलिए बेटा हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के तौर पे देखा जाता है। पर क्योंकि इससे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो अभी तक इसको टेम नहीं किया जा पा रहा है। आज हम अपनी कार में हाइड्रोजन भर दे तो उसका पटाखा फट सकता है, ठीक। हालांकि जापान में ऐसी कार्स बनानी या ऐसी व्हीकल्स बनानी शुरू कर दी गई है जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करती है। इसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी हाइड्रोजन जलाएंगे ना, बहुत एनर्जी मिलेगी बेटा, ठीक। इसी चीज को लेकर के पेपर में एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं अरेंज in the order of calorific value, arrange in the order of calorific value, ठीक। क्या आपने कैलोरीफिक वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज करना है? मुझे दिया है मीथेन, मुझे दिया है ईथेन, मुझे दिया है प्रोपेन, मुझे दिया है ब्यूटेन।
ठीक, अब महान लोग, महान सोच, है ना भाई, तो बोलेंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है ना भाई, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो महान लोग है ना, महान सोच है। हमने ऐसा नहीं सोचना है। ठीक, हमें यहां पे सिर्फ क्या देखना होता है, कभी भी हाइड्रोकार्बन्स में आ जाए परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन देखना है। क्या देखना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं देखना है, क्या देखना है? परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ये जो लास्ट में बैठे ना बेटा, ज्यादा नहीं हंसते, हंसते हंसते कई बार दांत गिर जाते, फिर घोड़े वाले लगते हैं। ठीक, सो मीथेन में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय मास क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन कितने ग्राम है यहाँ पर? 4, 4 हाइड्रोजन ना, 4 ग्राम आउट ऑफ मीथेन का मास 16 इंटू 100, तो परसेंटेज बाय मास कितना आया? 25%। यहां पे हाइड्रोजन कितनी है? 6 ग्राम आउट ऑफ टोटल मास इज 30 इंटू 100, 20% हो गया कि नहीं? ठीक, अगर यहां पे देखेंगे 8/44 इंटू 100 और यहां देखोगे 10/58 इंटू 100, तो आप देख रहे हो परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गिरता जा रहा है कि नहीं? तो कैलोरीफिक वैल्यू भी गिरती जा रही है, तो हमारे पास ये ऑर्डर रहेगा। ठीक, ये मत अपना कोई कंसेप्ट नहीं बना लेना भैया कार्बन कम, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंपल परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन देखना है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में हो सकता है, और जहां पे हाइड्रोजन हो ही ना वो थोड़ी निकाल लेंगे ऐसा, उसको फिर हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होगा। हमारे पेपर्स में क्वेश्चन जो आता है ना, वो सिर्फ किस पे आता है? वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पे आता है। ठीक, क्लियर? और बेटे अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर हो तो याद करो एक चीज करवाई थी, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में करवाई थी हीट ऑफ कंबशन, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाई थी ना। जो ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो जो ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ कंबशन भी कम, यानी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम। और स्टेबिलिटी कैसे देखते थे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते थे उतनी स्टेबिलिटी होती थी और उतनी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन कम होती थी, और कैलोरीफिक वैल्यू भी कम। जैसे कल को मैं आपको बोलूं सिस ब्यूटीन एंड ट्रांसब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, इन दोनों में से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम होगा कि नहीं? तो बेटे हमें पता है कि सिस इज लेस स्टेबल एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल की हीट ऑफ कंबशन कम है ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू भी कम, तो ट्रांस की कम, सिस की ज्यादा। बोलो समझ में आ गई? तो बेटा हीट ऑफ कंबशन तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटे इसी तरह से बाकी सभी रिएक्शन की हीट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो कल को आपको एक्सप्लेन करने को आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे वेपराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब होगी ना भाई, है ना, तो आप सिंपल बोलोगे हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंज्ड इनटू द वेपर फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटे हमें 1 मोल लेना है हमेशा, और जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होता है वो लेना है, और उसका एंथैल्पी चेंज लेना है। जैसे हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलूं तो क्या बोलोगे? इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज्ड इनटू गैस। Sublimation is solid to gas. So heat absorbed when 1 mole of a substance is directly changed from solid to gas at its sublimating temperature. ठीक, अगर कल को मैं बोल दूं हीट ऑफ, इसी तरह से बोल दे इवेपोरेशन, सो क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर is changed from liquid to vapor form at any temperature. अगर बॉइलिंग पॉइंट पे बोल दिया तो वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है,
अगर एनी टेम्परेचर पे बोल दिया तो हीट ऑफ इवेपोरेशन, यानी अगर बोल दो हीट ऑफ सोल्यूशन, तो हीट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट is dissolved in excess of solvent, so the energy absorbed or released is called as heat of solution. ऐसे तरह तरह की हीट। तो आपको 5 चीजें घर से लिखने को दे रहा हूं, इट इज योर होमवर्क। 5 डेफिनेशंस घर से लिखने को दे रहा हूं, होमवर्क है। लिखिए, नंबर 1 डिफाइन, आपका होमवर्क है डिफाइन। Number 1, heat of vaporization. Heat of vaporization. Number 2, heat of hydration. Heat of hydration. Number 3, heat of atomization. Heat of atomization. Number 4, heat of dilution. Heat of dilution. ठीक, एंड 1 चैलेंज। चैलेंज है 2 हीट आपने लिखनी है, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 डेफिनेशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। सर कहां से मिलेगी? मेरे को क्या पता, जहां मर्जी से लाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को आपसे ये काम चाहिए। और कल की क्लास एग्जैक्टली 9 बजे, और वहां कराऊंगा सबसे मस्त काम, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।